अ, कल हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ते समय लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का बेसिक आइडिया लिया था कि ये क्या होते हैं। आज हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 23.5 डिग्री ये ये कैसे अस्तित्व में आ जाता है और इसका इतना इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है। आइए इसके बारे में एक चीज़ बात करते हैं। देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप ज्योमेट्री जान रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये दोनों फिक्स हों बिल्कुल और हम इसको रोटेट करें ऐसे करके, ठीक है। अगर ये वाली आर्म, मान लेते हैं इस आर्म को ए, ये ए आर्म घूमकर इस लोकेशन पर आ जाए, ए डैश मान लेते हैं इस लोकेशन पर आ जाए, तो ये एंगल 90 था। और अगर ये दोनों ए और बी आपस में फिक्स्ड हैं कि ये घूमेगी तो साथ में ये भी घूमेगी, तो अब इसका और बी डैश का जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है। कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। यहां पर देखिए, ये ए, ये बी और ये ए डैश, ये बी डैश। जरा देखें, ओरिजिनल लोकेशन क्या था, डॉटेड कर दिया। ओरिजिनल लोकेशन को हमने डॉटेड कर दिया, ठीक। और अब जो ए डैश बी डैश है ये रोटेटेड लोकेशन है, ए डैश बी डैश। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अगर हम अर्थ के रिस्पेक्टिव बात करें, अगर हम अर्थ के रिस्पेक्टिव बात करें तो उसकी वर्टिकल एंगल क्या है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर ये क्या हो गई, टिल्टेड हो गई। तो ये जो इक्वेटर था ना, ये भी टिल्टेड हो गया। कितने एंगल पर टिल्टेड हो गया, 23.5 डिग्री पर, ये भी टिल्टेड हो गया। अब अगर इतनी सी बात आप समझ पाए हैं तो आपको आगे की बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कल के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो समय के रिस्पेक्टिव क्या भूमिका निभाती हैं, कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच का जो समय का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का होता है। पर 15 डिग्री के डिफरेंस पर 1 घंटे का समय में डिफरेंस आ जाता है। ईस्ट से वेस्ट अगर हम चलेंगे तो 1 घंटे का समय कहां पर, वेस्ट में, इस ईस्ट से पीछे चलता है। अगर यहाँ 2 बजा है दोपहर का तो यहाँ कितना बजेगा, 3 नहीं, यहाँ 1 बजेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अक्षांशों में और ये देशांतरों में और स्पेसिफिक चीजें देखने जा रहे हैं। तो इतनी चीज आपने देखी है। अब इतनी चीजें देखने के बाद अब हम अर्थ को बनाते हैं। अब अर्थ को बनाते हैं। पिछले वीडियोस में जो चित्रकारी हुई थी उनमें पेन साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका कारण क्या है कि हम बहुत जल्दी में हाथ चलाते हैं और वो चीजें जहां पर हल्का पेन चलता है वहां पर चीजें बहुत हल्की हो जाती हैं। ये वो एक्सिस थी जिसको वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए था और ये वो एक्सिस थी जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस होना चाहिए था। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सन जो एक्सिस है वो टिल्टेड हो गई। अब हम इस एक्सिस को मेन मानकर चलेंगे क्योंकि इसी के अलोंग अर्थ को रोटेट करना है, ठीक। और इसी तरह से जो इक्वेटर था वो भी इस सेंटर से होके कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर टिल्टेड हो गया, ठीक। अब ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये जो डॉटेड आप देख रहे हो, ये डॉटेड आप देख रहे हो हमारी अर्थ में। अब आप इस बात को समझो कि ये जो सेक्शन है, ये जिस पर हम निशान लगाए दे रहे हैं ताकि आप बात को बेहतर समझ पाओ, जिस पर हम निशान लगा रहे हैं, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर NH। और नीचे वाला क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा का पूरा। अब इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक, कंफर्म।
अब एक चीज देखेंगे, कल हम लोगों ने कुछ डेट्स के बारे में बात करी थी। एक डेट थी 21 मार्च, ठीक। दूसरी डेट थी 21 जून। तीसरी डेट थी 23 सितंबर और चौथी डेट थी 22 दिसंबर। ये डेट्स थी ना। अब हम बात करेंगे कि सन की जो रेज हैं वो परपेंडिकुलर आकर ड्रॉप होती हैं कहां पर? इक्वेटर पर। कब, किस तारीख में? वो तारीख होती है 21 मार्च की और 23 सितंबर की। लेकिन जरा देखें, अगर इस पॉइंट पर नॉर्मली आकर लाइट रेज गिरनी है, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो यहां पर जो नॉर्मल हम खींचने वाले हैं, ठीक है, यहां पर जो नॉर्मल खींचने वाले हैं वो हमने नॉर्मल खींचा, ये ठीक। इस सरफेस पर नॉर्मली जो लाइट रेज गिरेगी वो किधर से आ रही है? ये इधर से आ रही है। देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा कि जो सन है, वो सन अपनी जगह से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं हिलता है। जिसको भी हिलना है वो क्या है? अर्थ है। अब जरा देखिएगा, ये अर्थ ऐसे अपने टिल्टेड अक्ष पर रोटेट कर रही है, ठीक है। जब ये घूमकर यहां पर आएगी तो भी इसका अक्ष ऐसे ही टिल्टेड रहेगा ना। अब मान लेते हैं कि सन यहां पर है कहीं पर, देखिए यहां पर है सन, ठीक है। पहले अर्थ की पोजीशन ये थी, फिर अर्थ की पोजीशन ये है, ठीक है। ये पोजीशन थी, ये पोजीशन, ये टिल्टिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। अर्थ राउंड कर रही है अराउंड द सन, पर ये लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। जब ये नहीं चेंज होगी तो हुआ क्या कि अभी अर्थ यहां पर 21 मार्च के दिन यहां पर सन बिल्कुल परपेंडिकुलर इसकी रे आकर टकरा रही है। अब हम 23.5 डिग्री को देखें। दिस इज 23 एंड हाफ, दिस इज 23 एंड हाफ। क्या यहां पर भी सन का एंगल सेम रहेगा? रेज का एंगल सेम रहेगा? देखेंगे रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इस लोकेशन पर आने वाली जो रेज हैं वो भी पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल रेज, इसके पैरेलल, और यहां पर आने वाली भी रेज पैरेलल आ रही हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने यहां पर नॉर्मल खींचा, यहां पर, और जब हमने खींचा नॉर्मल यहां पर, तो जो एंगल यहां पर इंसिडेंस का बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना डिफरेंस, कितना डिफ्लेक्ट हुआ इस 90 से? ये हुआ 90 डिग्री माइनस 23 एंड हाफ डिग्री, दैट इज हाउ मच? इक्वल्स 66 एंड हाफ डिग्री। दैट इज जस्ट ज्योमेट्री, ये केवल ज्योमेट्री है। जो भी ज्योमेट्री को बेसिकली जानता है वो इस एंगल को निकाल सकता है कि यहां पर सन की रेज 21 मार्च को कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 66.5 डिग्री पर आ रही है। तीसरी लोकेशन पे चलते हैं। ये तीसरी लोकेशन जिसको हमने कहा 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। चौथी लोकेशन चलते हैं 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। अब हमने 4 लोकेशंस ले ली हैं, ठीक है, अलग अलग 4 लोकेशन। बीच को इसको हटा देते हैं ताकि आपको चित्र और साफ सुथरा दिखाई पड़े, ठीक है। देखिएगा इसको, ठीक। ये वो रीजन है जहां के बारे में हमने आपको बताया था कि इस रीजन में अर्थ पर जो सन की लाइट आती है वो कैसे चलती है? एक बार नॉर्मल आती ही आती है, यहां से लेकर यहां तक के रीजन में नॉर्मल आती ही आती, जिसके बारे में हमने एक कर्व आपको खींच के दिखाया था, आपको याद हो, है ना। ये कर्व आपको खींच के दिखाया था, ठीक है। इस कर्व का मतलब क्या है? ये पोजीशन 21 मार्च, फिर ये 21 जून, फिर ये वाली 23 सितंबर, ठीक है, सितंबर, और ये वाली लोकेशन कौन सी थी? 22 दिसंबर, ठीक है। इतने के बीच में ही सन की जो रेज होती हैं नॉर्मल आती हैं, इसके अलावा कहीं पर भी नॉर्मली ड्रॉप नहीं होती। आगे हम देखेंगे जब यहां पर नॉर्मल होंगी, जब यहां पर नॉर्मल होंगी,
तब एंगल कितना बन रहा होगा वो हम लोग इंसोलेशन में पढ़ेंगे। पर फिलहाल आप देखिए कि ये वो रीजन है 23 डिग्री हाफ साउथ से 23 डिग्री हाफ नॉर्थ तक का रीजन, जहां पर की जो एनर्जी है सन की दैट इज बीइंग रिसीव्ड मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एनर्जी है जो इस पूरे रीजन में रिसीव हो रही है। इसलिए इस रीजन को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब इसके लोकेशन के हिसाब से जब हम 66.5 डिग्री पर जाते हैं, 66.5 डिग्री पर जाते हैं, यहां के बाद का रीजन ऐसा होता है, यहां के बाद का रीजन ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, ये ऐसा रीजन है जहां पर यदि सन है, क्योंकि 6 महीने रात 6 महीने दिन का कॉन्सेप्ट है, यहां पर जब सूरज उगता भी है तो वो कभी भी 36 से ऊपर नहीं आ पाता, वो 36 से ऊपर आता ही नहीं है। तो इस रीजन में क्या होता है, वर्ष पर्यंत बर्फ जमा रहती है। जब कभी बर्फ नहीं होती है, सन होता है, तो वो 6 दिन का रात और 6 दिन का वो सॉरी 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात की संकल्पना होती है। कहां पर? यहां पोल्स पर, ठीक है, यहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की संकल्पना होती है। लेकिन ये जो रीजन है, यहां पर जब सन आता भी है तो क्या होता है, एंगल पहली बात तो कभी नॉर्मल नहीं होता, दूसरी बात जब सन है भी तो 36 से ऊपर, मतलब ये इसका ये मान लेते हैं 36 है, सन ये उगा, ये उगा, अब ये ऐसे कभी नहीं आएगा। जबकि ये जो रीजन है यहां से यहां तक का, वर्ष में एक बार जरूर होगा कि सन बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन के बाद आपको बर्फ मिलने वाली है, हर समय सर्दी ज्यादा मिलने वाली है। वही स्थिति यहां इस नीचे के रीजन में होने वाली है, ठीक। ये जो कटिबंध आपने देखा, इन दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र देखा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको उष्ण कटिबंध कहा गया। इस बीच के भाग को 23.5 से लगाकर 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है, इसको कहा गया शीत और उष्ण दोनों यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अब आप कहेंगे कि दिखाई तो ये सीधे सीधे पड़ रहा है कि शीत होना चाहिए, यहाँ पर वर्ष में एक भी बार सन की रेस सीधी नहीं आ रही है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कह रहे हैं? शीत भी है, उष्ण भी है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे ही यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। लेकिन ये वाला जो भाग है, ये और ये निश्चित रूप से शीत कटिबंध है। कौन सा? शीत कटिबंध, ठीक, ये भाग और ये भाग, ठीक। अब आप बात करें कि ये शीतोष्ण कटिबंध कैसे है। जो सन का मोशन है या मोशन ऑफ अर्थ इस तरह का है कि उसके करस्पॉन्डिंग सन चलता हुआ प्रतीत होता है। कैसे? आपको मालूम है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, रिलेटिव मोशन होता है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप झांक के देखते हैं, वहां लगता है पेड़ चल रहा है, तो चल तो रियली अर्थ रही है विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग सन को लोग कहते हैं उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। जरा देखें, जब सन इस लोकेशन पर आकर नॉर्मली फॉल करता है, इस लोकेशन पर, कहां? 23.5 डिग्री पर, तो यहां पर इस जगह पर जो कि इक्वेटर है, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है रेज का, वो 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री हो जाता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। और यहां पर ये एंगल इस समय की अपेक्षा 21 मार्च की अपेक्षा 21 जून में इस रीजन में जो एंगल ऑफ सन है वो बढ़ चुका होता है। यहां पर गर्मी जैसी स्थितियां आ जाती हैं, इनको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं वहां पर। लेकिन जब ये यहां पर चमक रहा है सीधा, उस समय आप यहां की बात करिए, ये दक्षिण की तरफ बात करिए, वो यहां का जो एंगल होता है वो और कम हो चुका होता है सन का। 66 डिग्री तक जाते जाते ये जीरो हो चुका होता है, 66.5 तक जाते जाते ये जीरो एंगल हो चुका होता है, ठीक। तो ये शरद ऋतु होती है। जैसे 21 जून में जब हमारे देश में गर्मी पड़ रही होती है भयानक, उसी समय आपको पता है सर्दी का सीजन होता है कहां? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक।
ये अर्थ का इस तरह से रोटेट करना और इस एंगल में इसका इंक्लाइंड होना, ये मौसम के लिए, जो मौसम में बदलाव आता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। दूसरी चीज है, आगे हम लोग और देखेंगे कि सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, सूर्य की क्या बल्कि पृथ्वी की दो स्थितियां होती हैं इसके सापेक्ष, सन के सापेक्ष, एक एपहेलियन होती है, एक पेरीहेलियन होती है, वो बात की बात है। फिलहाल एक चीज आपने देखा कि कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में पाए जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे, कल हम लोगों ने एक बात करी थी कोलॉन्गिट्यूड्स की। कोलॉन्गिट्यूड क्या थी कि जैसे अगर हम बात करें 7 डिग्री ईस्ट, तो इसकी कोलॉन्गिट्यूड कितनी आएगी, 181, सॉरी 7 डिग्री ईस्ट कितना आएगा, 173 डिग्री वेस्ट। क्यों आएगा 173 डिग्री वेस्ट, क्योंकि 7 डिग्री ईस्ट 173 डिग्री वेस्ट के साथ मिलकर कितना बना देगी, 180 डिग्री का होल कर्व बना देगी, एक सर्किल बना देगी पूरा का पूरा। इसके बारे में बात किए थे ना, कोलॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे एंटीपोडल पॉइंट्स। यहां पर भी आपकी थोड़ी सी ज्योमेट्री की नॉलेज लगभग यूज होगी। देखें अब एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है और ये कैसे जाना जाता है। क्या है एंटीपोडल पॉइंट? आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति, छोड़िए यहां पर मत खड़ा करिए, हमने ये आपका खींचा टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति अर्थ में कहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी चीज क्या है, लैटिट्यूडनल, जो पोजीशंस हैं वो दिखाई गई हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट होगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट, वो कहां होगा, वो कहां होगा? मान लेते हैं ये दे दिया हमने, इसके लिए एक लोकेशन दे दी कि 23 डिग्री नॉर्थ, ये पोजीशन आपने हमने दिखा दी 23 डिग्री नॉर्थ, हाफ नहीं ले रहे हैं कैलकुलेशन की वजह से, 23 डिग्री नॉर्थ, और मान लेते हैं ये 82 डिग्री ईस्ट पर है। 82.5 डिग्री भारत से होकर गुजरता है ना, 23 डिग्री भी भारत से होकर गुजरता है। हमने ये ले लिया, हमने कहा कि एक लोकेशन ये है, मान लेते हैं दिस लोकेशन इज एक्स समवेयर इन अर्थ, इसका एंटीपोडल पॉइंट कहां होगा, इसका जस्ट पीछे वाला पॉइंट कहां होगा? तो सीधी सी बात है, इसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट जो होगा वो पृथ्वी में जहां पर हम ये उंगली लगा रहे हैं ना, ये यहां कहीं पे होना चाहिए, ये यहां कहीं पर होना चाहिए। लेकिन जो आप आंखों से देख रहे हैं ये सर्किल है, जो आप देख पा रहे हैं वो सर्किल है, स्फीयर नहीं है। ये पॉइंट वास्तव में, अगर हम कोई बॉल हो हमारे पास, ये बॉल है, ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकल कर आएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकल कर आएगा। यहां पर देखिए, अगर ये 23 डिग्री पर है तो ये लोकेशन भी 23 डिग्री पर ही होगी, सीधी सी बात है, होगी ना? क्यों? ये कौन सा एंगल बन रहा है, सेंटर से होकर ही तो ये लाइन जाएगी ना, एंटीपोडल लाइन सेंटर से होकर ही तो जाएगी। ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? अगर ये 23 है तो ये भी 23 होगा, लेकिन अगर ये नॉर्थ है तो एंटीपोडल पॉइंट एक्स डैश का 23 डिग्री साउथ होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से ये लाइन चल रही है और इसके पीछे कहीं पर होगी, इसके जस्ट पीछे कहीं पर होगी। आप इसको इमेजिन करें उस दिशा में, ये सर्किल है,
हम इसको डॉटेड कर देते हैं ताकि आप ये ना समझें कि ये इसी पृष्ठ पर है, इसी सरफेस पर है। ये इस सरफेस पर नहीं है, ये इस सरफेस के पीछे की तरफ है और वो इस लाइन पर कहीं होगा, याद रखिएगा, इस लाइन पर। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो, ये कौन सी है? ये कोलॉन्गिट्यूड है ना। तो एक्स डैश कहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए? 23 डिग्री साउथ, क्योंकि इस एंगल के बराबर, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इस एंगल के बराबर पीछे वाला एंगल 23 डिग्री साउथ। और 82 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कोलैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड हुआ, वो कितना हुआ? बोलिए कितना हुआ? 90 आप करिए ना, 180 में माइनस करिए 82, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, ठीक है ना। तो इसका कोलॉन्गिट्यूड कितना होगा? 82 डिग्री ईस्ट का 98 डिग्री वेस्ट। ये एक्स डैश की लोकेशन होगी। ये होगी कौन सा पॉइंट? एंटीपोडल पॉइंट या एंटीपॉड, पेयर ऑफ एंटीपॉड। आप जान सकते हैं ना, अभी में ये मेरा सर है, ठीक है, ये बीच का पोर्शन, इसका एंटीपॉड कहाँ होगा? जस्ट यहाँ पर होगा। इसके आर पार वाला नहीं, सेंटर अगर हम ये माने कि ये यहाँ पर सेंटर है, तो एंटीपोडल लाइन यहाँ नाक से होते हुए पीछे जाएगी, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होगा। समझ में आ रही ना बात? वैसे ही ये लाइन निश्चित रूप से सेंटर से होकर जाएगी। बात समझ में आ गई? आपने दो चीजें देखी, एक को लॉन्गिट्यूड और दूसरी चीज क्या देखी? एंटीपोडल पॉइंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली। आपने कटिबंधों के बारे में जानकारी कर ली, ठीक है। आपने समय के बारे में मोटा मोटा एक क्राइटेरिया ले लिया कि लॉन्गिट्यूड्स क्या करने वाले थे, वो आपने ले लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, ठीक है। हम लोगों ने कल देखा था कि 0 डिग्री से ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ चलते हुए जो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री वो एक ही लाइन है, ठीक। 180 डिग्री एक ही लाइन है। अब इसको पृष्ठ पर बनाते हैं, ठीक है। इसको पृष्ठ पर बनाते हैं। इस तरफ गए कितना? 180 डिग्री ईस्ट की तरफ गए, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। और इस तरफ गए 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। ये लाइन हमको मिल गई इधर और ये लाइन मिल गई इधर। लेकिन भैया ये दो लाइनें तो है नहीं, पीछे जाके मोड़ोगे तो ये लाइन आपस में जुड़ जाएंगी ना। तो जरा देखें, इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट तक जाएं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएं, तो कुल कितनी डिग्रीज हमें कवर करनी पड़ेंगी? 360 डिग्रीज कवर करनी पड़ेगी ना। अगर हम इस पॉइंट से 180 डिग्री, यद्यपि हम उसको ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखते हैं, पर अगर हम 180 डिग्री ईस्ट से 0 होते हुए 180 डिग्री वेस्ट तक पहुंचे तो कितना डिफरेंस आएगा? 360 डिग्री का डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। गुणे 4 बराबर गुणे 4 भागे 60 भी कर देते हैं, ठीक, बराबर 0 से 0 गया, 6 36 और 6 चौको 24। आप देखें कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड शिफ्ट होने में 4 मिनट का समय लगता है, आप जानते हो। तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड शिफ्ट होने में कितना देर का समय लगेगा? 24 घंटे का समय। इसका मतलब है कि अगर यहां पर अभी जस्ट 12 बजा है रात का, कितने का? रात का 12 बजा है और यहां पे लग रहा है मंगलवार। क्या लग रहा है? मंगलवार लग रहा है। तो यहां तक आते आते जब सूरज की लोकेशन ये आएगी तो 24 घंटे बाद यहां मंगलवार लगेगा। सही है कि गलत? सही है ना, क्योंकि सूरज चला यहां से ही चला ना,
मंगलवार कितनी देर बाद आएगा? 24 घंटे बाद आएगा। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, अगर हम इससे जस्ट यहीं पर शिफ्ट कर जाएं, इतना घूमने की बजाय, तो यहां पर इस समय क्या चल रहा है? इसके जस्ट 180 डिग्री से हम क्रॉस कर जाएं तो क्या चल रहा है? यहां पर चल रहा है सोमवार। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हम इस लाइन को अलग से बना लेते हैं। ये 180 डिग्री की डेट लाइन है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं। यहां पर क्या था? मंगलवार, मंगलवार था इधर, ठीक। अभी 12 बजा है। इससे जब घूमते हुए अर्थ वापस यहां तक आएगी, है ना, तब जाकर यहां पर 24 घंटे बाद मंगलवार आएगा। इसका मतलब है अगर हम जस्ट यहां से यहां शिफ्ट कर जाएं तो यहां पर इस समय क्या है? सोमवार। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है पूर्व से, सॉरी, पश्चिम से अगर हम पूर्व की तरफ किसको क्रॉस करें? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। कहां से क्रॉस करें? पश्चिम से पूर्व की ओर। आप देख रहे हैं ना, ये क्रॉसिंग चल रही है। ये अगर पश्चिम से पूर्व की ओर हम क्रॉस करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, तो समय एक दिन पीछे चला जाता है, ठीक। और इसके उलट अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर क्रॉस करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, ये देखिए, ये देखिए, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर क्रॉस करें तो समय में +1 हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब अगर यहां रविवार था तो यहां क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक। ये बात तो समझ में आ गई कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम क्रॉस कर जाएं तो एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। अब जो इंटरनेशनली लोग यात्रा करते हैं शिप्स में बैठकर, जहाजों में बैठकर, या उन्हें अगर इस समय की जानकारी ना हो, वो इसका पूरा जानकारी ना रखें तो परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर यही तिथि रेखा एक लैंड में से होकर गुजरे, मान लेते हैं ये तिथि रेखा है और ये एक लैंड से होकर गुजरे, मान लेते हैं ये कोई देश है, ठीक है, इस देश का नाम है एक्स। क्या नाम है? एक्स। और इस एक्स देश से होकर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये क्या है? लैंड है। तो यहां वाले व्यक्ति के लिए तो सोमवार है, लेकिन यहां वाला व्यक्ति है वो मंगलवार में जी रहा है। आप देख रहे हो, एक ही देश में सोमवार और मंगलवार एक साथ चल रहा है। तो ये तो परेशानी वाली बात है। यहाँ के स्कूल में छुट्टी हो गई, सॉरी, हाँ बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर रविवार है तो यहाँ सोमवार होगा, यहाँ छुट्टी चल रही है, यहाँ स्कूल खुला हुआ है, गवर्नमेंट चलाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस चीज की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए किया क्या गया, जहां जहां इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच में कोई लैंडस्केप आया, ठीक है, कोई भूमि प्रदेश आया, वहां पर ये आती हुई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कर दिया? मोड़ दिया। और इसके मोड़ने के बाद इसको फिर से इसके करस्पॉन्डिंग डॉटेड बना दिया ना, इसकी ओरिजिनल लाइन थी, इस ओरिजिनल लाइन के साथ इसको वापस जोड़ दिया। इस तरह से करके ये जो टिल्टिंग है ना, ये टिल्टिंग ये कई जगह पर है। अब कितनी जगह पर है ये डाटा मेरे पास नहीं है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना बुक्स है मेरे पास, ना कोई स्टडी मटेरियल है। जो कभी पढ़ा हुआ था वही दिमाग में बसा हुआ है और उसी को वापस आपके सामने रख देते हैं। पर ये जो डाटाज है ना, कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं और सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी जगह से टिल्टेड है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। आइए, ये कुछ बेसिक जानकारियां हो गई। हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि पूरा जो हमारा विश्व है, पूरी हमारी पृथ्वी है, उसको एक एक घंटे के टाइम जोन्स में बांटा गया है। कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी में कुल 24 टाइम जोन है। कुछ देशों में टाइम जोन्स की संख्या एक या उससे एक से ज्यादा 2, 5, 11, 15 तक है। जैसे याद है मुझे कि शायद फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन्स हैं, उनकी संख्या शायद 15 है। और रूस में, रशिया तो आप जान रहे हैं ना, काफी बड़ा प्रदेश है, रशिया काफी बड़ा प्रदेश है, उसमें क्या है, उसमें टाइम जोन्स की संख्या शायद 11 है।
बट यहां पर हम शायद लगा रहे हैं, उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा बाय द मीन्स ऑफ इंटरनेट, बाय द मीन्स ऑफ योर बेस बुक। आप कंफर्म करते चलिएगा, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को प्रॉपर आप तक पहुंचाना। ठीक है, अब देखेंगे किसी देश के बारे में। मान लेते हैं हम इंडिया के बारे में। ठीक है, आइए जल्दी से इंडिया का छोटा सा मैप बनाते हैं। ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है हम लोगों को अभी क्लास लंबा चलाना है। बस एक जानकारी थोड़ा सा हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। इसको ऐसे ऐसे ही मान लीजिए, थोड़ा सा ऐसा करके मान लीजिए। ठीक है, हमारा मूल उद्देश्य इस समय मैप बनाना नहीं है। अब देखिए, हमारा जो देश है, एक लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक, और दूसरा लॉन्गिट्यूड ये यहां पर गुजरात का एक लोकेशन पड़ता है, उससे होकर ये दूसरी लॉन्गिट्यूड ये है। इसके अलावा जो भारतीय मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब जो भारतीय ये मुख्य भूमि है, बाकी अदरवाइज यहाँ पर तो कुछ आपको मालूम है द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप इधर है और इधर बाकी द्वीप समूह है। तो अगर हम मुख्य भूमि को देखें तो जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है ना, ये चार लाइंस हम लोगों ने देखी। ये क्या है? नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है क्योंकि इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसी तरह से ये वाली ईस्ट और ये वाली ईस्ट। ठीक है, इस तरफ कहीं पर 0 डिग्री लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, हमारे भारत का जो टाइम लाइन है, जो टाइम जोन है, वो यहां से लिया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, अब जो बताना है वो समझिए आप। किसी भी देश का विस्तार जो होता है कुछ लैटिट्यूड्स, बल्कि 2 लैटिट्यूड्स और 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में होता है। देखिए इसका विस्तार, ठीक, ओके, इन दोनों के बीच में है। कौन से? लॉन्गिट्यूड्स। और जो देशा अक्षांशीय विस्तार है वो भी देखिए यहां से लेकर यहां तक। अब आपको एक काम करना है, आपको बताना है भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। नंबर 1 आपको ये देखना है, अपनी बुक से देखना है, और इसके रिस्पेक्टिव हम लोग क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। फिलहाल आपको अपनी बुक से देखना है कि इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है क्या। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करना है वो ये, आप बताइए अगर हम मान के चलें कि 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, सॉरी गलत लिख दिया, मान लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से है, ये हमको याद है 8 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से है, लगाकर समथिंग डिग्री समथिंग मिनट तक है, वो डाटा आप देखिएगा। आप बताइए कि 8 डिग्री 4 मिनट हम कहां पे लिखें, यहां पर लिखें या फिर यहां पर लिखें? देखिएगा, ये यहां पर इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक, इससे आगे बढ़ते हुए पहले 8 डिग्री 4 मिनट हमको यहां पर मिलेगा, और शायद 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जहां तक 37 डिग्री 6 मिनट तक, जहां तक। ठीक है, ये भी नॉर्थ, और 8 डिग्री 4 मिनट ये भी नॉर्थ। ठीक, ये इक्वेटोरियल लाइन, इससे ऊपर चलेंगे पहले 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मिलेगा, और इसके बाद जाने में 37 डिग्री 6 मिनट मिलेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें, ठीक, तो जो भी वैल्यू कम है देशांतरी विस्तार में वो पहले मिलेगी, क्योंकि वो 0 डिग्री के सापेक्ष हम चलना शुरू करेंगे। तो पहले गुजरात पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे बाद में पड़ेगा। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है कि यहां से लेकर यहां तक के जो लोकल टाइम डिफरेंस है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर होता है। वो कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है लगभग। ठीक है, 2 घंटे का अंतर मतलब हुआ कि 30 डिग्री के आसपास इसका देशांतरीय विस्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री के डिफरेंस पर
1 घंटे का अंतर आता है। और अगर यहां से यहां तक के लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है तो लगभग जो देशांतरीय विस्तार होना चाहिए वो 30 डिग्री है। देखिए, आपके साथ बात करते करते इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जब हमको खुद भी याद करना पड़ेगा कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो इससे मेरी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो चीजें जमाने पहले छूट गई थी वो प्रॉपर होने लग जाएंगी। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है। अब एक चीज देखें, लोकल टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है। ठीक, सूरज पहले कहां निकला? अगर हम इस लोकेशन को कहें ए और इस लोकेशन को कहें बी, तो सूरज पहले कहां निकला? सूरज अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रही है। ठीक, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ए, सूरज इधर कहीं लगा हुआ है, ये पॉइंट ए पहले सामने आएगा, सूरज इधर है कहीं। ठीक है, आएगा ना? ये पॉइंट बाद में सामने आएगा, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सामने आएगा। ठीक, यहां का व्यक्ति, चिड़िया अभी अभी आंख खोल के चहचहाने लगी है, चिड़िया अभी अभी आंख खोल के चहचहाने लगी हैं, मतलब चिड़िया को समझ में आ गया कि सवेरा हो गया है, हल्का हल्का सा रोशनाई दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन यहाँ का व्यक्ति अभी बड़ा दमदारी से सो रहा है और चिड़िया भी दमदारी से सो रही है। 2 घंटे बाद वो चहकना शुरू करेंगी। कहां पर? यहां पर। यह हुआ लोकल टाइम कि कहां पर सूरज पहुंच रहा है पहले, वहां का लोकल टाइम के हिसाब से इंसान अपनी वर्किंग करने लग जाएगा, है ना। लेकिन जो ऑफिसेस खुलने हैं हमारे देश में, कहा गया कि 10 बजे से कोर्ट खुल जाएंगे। 10 बजे से क्या खुल जाएंगे? कोर्ट्स खुल जाएंगे। अब ये 10 बजे का समय यहां पर और यहां पर सब जगह बराबर एक साथ कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे। ठीक, यहां का 10 बज रहा है, उस समय तक लोग खाना खा चुके हैं, उस समय तक खाना वाना खा के बिल्कुल टंच हो चुके हैं, और यहां वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा है और नाश्ता भी उसका छूटा जा रहा है। यहां का 10, बात समझ में आई? ठीक, क्योंकि यहां के 10 से यहां के 10 में 2 घंटे का अंतर है। लेकिन ये स्टैंडर्ड समय लिया कहां से गया? इस बीच के लोकेशन से लिया गया, मिर्जापुर के आसपास 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। इससे क्या हुआ? इसने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक में कितने कितने घंटे का डिफरेंस है? 1-1 घंटे का। कुल मिला के जब यहां पर 10 बजा, उस समय यहां का 11 बज रहा है और यहां का 12 बज रहा है। सॉरी उल्टा। जिस समय यहां 10 बजा है उस समय यहां 11 बज रहा है और यहां 9 बज रहा है। ठीक है, ये टाइम बीचों बीच है, 1-1 घंटे का डिफरेंस है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है जो पूरे देश में लागू हो गया। अब भारत में ये माना जा रहा है कि एक टाइम लाइन से हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये 1 घंटा यहां से 1 घंटा यहां से डिफरेंस काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो ऐसी बार बार मांगे उठाई जा रही हैं कि भारत को 2 टाइम जोन्स में बांट दिया जाए, क्योंकि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो ये आज का जो क्लास है, मेरा ख्याल है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाटा भी मेरे पास बहुत नहीं रहता है। बेसिक के वीडियोस भी बनाने रहते हैं और फिजिक्स का भी वीडियो बनाना है, डाटा बहुत कम रहता है। क्लास बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, पर 3 क्लासेस हुई हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, आप मेरी क्लास देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं ये आप जानते हैं, मेरे पास तक नहीं आता है कि आप मेरी क्लास देख रहे हो। और अगर आप क्लास नहीं देख रहे हो, आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो क्लासेस बनानी क्यों है? तो क्लासेस बनानी क्यों है? अगर आप देख रहे हो, आपको लगता है फायदा होने की संभावना है 0 से ऊपर कुछ भी, तो आप निश्चित रूप से बताइए मुझको। न केवल मुझको बताइए बल्कि अपने साथियों के बीच में भी इसको भेजिए। इससे फायदा मेरा भी है कि लोग धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे कि हाँ, क्लासेस अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आपका फायदा ये होगा कि आपके कमेंट्स आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो उससे करस्पॉन्डिंग एक फीडबैक आएगा कि नहीं आप देख पा रहे हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग बेहतर पढ़ते रहिए,
एक चीज़ मेरी याद करके चलिएगा कि हो सकता है शुरुआती क्लासेस आपको लंबी लग रही हों, लेकिन ये क्लासेस आपका बेस इतना मेंटेन कर देंगी ना कि जिस समय हम बात कर रहे होंगे वायु दाब और पेटियों के बारे में, आपके दिमाग में वो विजुअल्स चल रहे होंगे, बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए बस बने रहिए और कन्फ्यूजन्स को दूर करते रहिए। अगर कोई नया कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आता है तो बाय द मीन्स ऑफ कमेंट्स, अगर आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए और मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वीडियो योर क्वेश्चन विल श्योरली बी आंसर्ड। ओके, चलिए, गुड नाइट।